चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के साथ, और आज हम करेंगे इसमें जो कल लास्ट वीडियो में हमने देखा था मध्यिका और बहुलक की गणना। तो आज उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन में उसको अप्लाई किया जाता है, फॉर्मूलाज को। फ्रेंड्स, आप इसके पहले के भागों को देखने के लिए स्क्रीन पर आई बटन को प्रेस करें। फ्रेंड्स, मेरे ये वीडियो कॉमर्स स्टूडेंट और आर्ट्स स्टूडेंट दोनों के लिए ही बहुत यूज़फुल हैं। आप बहुत ही कम समय में एकदम से क्विक रिवीजन करवाएंगे अपने पूरे चैप्टर का आसानी से। तो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू करते हैं। मध्यिका और बहुलक की गणना करना आज हम सीखेंगे। जो लास्ट पार्ट में हमने किया था कि क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं उनके, तो आज उनको हम फॉर्मूलाज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर कि किस तरह से गणना की जाती है। तो बात कर रहे हैं हम सबसे पहले मध्यिका की। मध्यिका यानी कि क्या मीडियम। फ्रेंड्स, मध्यिका वह मान होता है जो किसी श्रेणी का क्या होता है, मध्य मूल्य होता है। उस श्रेणी को क्या करता है, दो भागों में विभाजित करता है। यानी कि जो मध्यिका होती है किसी श्रेणी की, चाहे वो व्यक्तिगत श्रेणी हो, विविक्त श्रेणी हो या फिर क्या हो, सतत श्रेणी हो, उस श्रेणी का मध्य मूल्य होता है। यानी उस श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी कि 50% वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, आपकी मध्यिका होती है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं असमूहीकृत आंकड़ों में मध्यिका की गणना किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले ये हमारे असमूहीकृत आंकड़े हैं। फ्रेंड्स, असमूहीकृत आंकड़ों में भी दो कंडीशन थी, अगर आपने देखा हो। क्या थी? जब हमारे चरों की संख्या क्या हो, विषम हो, और जब हमारे चरों की संख्या क्या हो, सम हो। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं जब चरों की संख्या विषम हो, ठीक है ना। जब हमारे चरों की संख्या विषम हो तो सूत्र तो हमारा दोनों ही कंडीशन में एक ही रहता है, लेकिन एक में तो सीधा सीधा वो पद आ जाता है तो मध्यिका होती है, और दूसरे में हमें क्या करना पड़ता है, एवरेज निकालना पड़ता है। तो जब हमारे पद क्या है, विषम है, देखो हमें यहाँ पे दिए गए हैं आंकड़े 5, 25, 20, 12, 6, 10 और 18 का आप क्या कीजिए, मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले जो करना है क्या, आरोही क्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है। तो मैंने इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है। फ्रेंड्स देखो, 5, 6, 10, 12, 18, 20 और 23, कुछ इस तरह से मैंने इसको व्यवस्थित कर लिया है। अब जो मेरा सूत्र है n+1/2, वहाँ पद क्या होगा, मेरी मध्यिका होगी। तो यहाँ पे मेरा n कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है ना। ये 7 है मेरा n, तो मेरा सूत्र क्या हो जाएगा, 7+1/2, यानी कि चौथा पद जो क्या होगा, मेरे मध्यिका होगा। अब इस श्रेणी में जो हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद हमारा जो चौथा पद है वो क्या होगा, हमारी मध्यिका होगी। तो देखो हमारा चौथा पद क्या है, 1, 2, 3 और ये 4, ये है हमारा चौथा पद। तो ये क्या है, हमारी मध्यिका। तो m बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया क्या फ्रेंड्स? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात, जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ। बात करते हैं अब, वही असमूहीकृत आंकड़े हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास जो चरों की संख्या है वह संख्या क्या है, सम है। यानी कि हम जो ये सूत्र लगाएंगे n+1/2, ये हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो हमारे आंकड़े कुछ इस तरह से हैं, 5, 23, 20, 12, 6, 10, 18 और 21, ठीक है। ये हमारे आंकड़े हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में जमाएंगे। तो मैंने इसे आरोही क्रम में जमाया है फ्रेंड्स, 5, 6, 10, 12, 18, 20, 21 और 23। अब मुझे देखना है कि मेरा n कितना है। तो n कितना है फ्रेंड्स, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब मेरा सूत्र क्या है, n+1, यानी कि 8+1/2। तो ये आया मेरा 4.5, यानी कि मेरा 4.5वां पद क्या है, मेरी मध्यिका है। जब इस तरह की स्थिति आ जाती है तो हमें तो क्या करना है, इन दोनों ही पदों का क्या लेना होता है, औसत लेना है। अब 4.5 किसके बीच में आता है फ्रेंड्स, 4 और 5 के बीच में। तो हमें हमारी श्रेणी के चौथे पद और पांचवें पद का क्या लेना पड़ेगा, औसत लेना पड़ेगा। तो देखते हैं श्रेणी का चौथा और पांचवा पद क्या है फ्रेंड, 5, 6, 10, 12, ये तो हो गया हमारे श्रेणी का चौथा पद, और ये हो गया हमारी श्रेणी का पांचवा पद। इन दोनों का ही हम औसत निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये क्या जाएगी, हमारी मध्यिका। तो हमारी मध्यिका क्या हो जाएगी, 15। आपको मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं जल्द ही आपके कमेंट का जवाब दूंगी, आपको आंसर करूंगी। फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, आप क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, तो इसे थम्स अप दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। बात करते हैं आगे। ये तो हुई हमारी किसकी, असमूहीकृत आंकड़ों की। अब बात कर रहे हैं समूहित आंकड़ों में क्या, विविक्त श्रेणी।
फ्रेंड्स हमारे जो आंकड़े हैं वे क्या है, समूहित हो गए हैं और बात कर रहे हैं विविक्त श्रेणी की। विविक्त श्रेणी में जब हमें मध्यिका ज्ञात करनी होती है तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या होता है, एक तो होते हैं हमारे आंकड़े यानी कि x चर, और दूसरी होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी यानी कि उसकी क्या, बारंबारता। एक होता है हमारे पास x और दूसरा होता है हमारे पास f यानी कि हमारी बारंबारता। जब इस तरह से क्वेश्चन होता है और हमें ज्ञात करनी होती है मध्यिका, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमको ज्ञात करनी है उस श्रेणी की CF। अब ये CF क्या होती है, CF होती है फ्रेंड्स संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस संचयी बारंबारता को सबसे पहले ज्ञात किया जाता है और उसके बाद सूत्र लगाकर क्या की जाती है, मध्यिका की गणना की जाती है। तो देखो फ्रेंड्स हम लिखते हैं, सबसे पहले मैंने चर लिखे हैं 10, 20, 30 और 40। ये क्या है, मेरे चर हैं ये 10, 20, 30 और 40। फिर उसके बाद मेरी फ्रीक्वेंसी है 5, 7, 14 और 4। ये 5, 7, 14 और 4। अब मुझे बनानी है इसकी CF यानी कि क्या, मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कुछ इस तरह से बनेगी। देखो पहली वाली F तो यही रहेगी यानी कि 5। इसकी जब CF बनेगी तो मेरे को क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा मेरा 7 + 5 यानी कि 12। जब मैं यहाँ तक आती हूँ तो मुझे इन तीनों को जोड़ देना है। ये देखो 14, 7 और 5, तो ये हो जाएगी मेरी 26। फिर जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं इन चारों को जोड़ देना है। तो ये देखो 4, 14, 7 और 5, ये हो जाएगा मेरा 30। फ्रेंड्स आपके F यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी का योग और आपके लास्ट वाले चर की बारंबारता सदैव समान आएगी। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आपने सही संचयी बारंबारता बनाई है या नहीं है। इस बात से ज्ञात हो जाएगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी का योग और आपके अंतिम चर की बारंबारता क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो आपने जो संचयी बारंबारता बनाई वो क्या होगी, सही होगी। अगर इन दोनों का योग नहीं मिल रहा है, ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि आपने CF में क्या करी है, कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है कहीं ना कहीं जोड़ने के लिए, तो आप उसे देखें। तो फ्रेंड्स क्या करना है, आपको ऊपर वाले बारंबारता को क्या करता चलना है, जोड़ते चलना है। तो आपको क्या मिल जाएगी, संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद हमें लगाना है सूत्र कि n + 1/2 का मध्य जो होगा वो क्या हो, हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। अब हमारे यहाँ पे n कितना है, 30। तो मैंने लगाया है 30 + 1 / 2 यानी ये आंसर आया है मेरा कुछ 15.5। ठीक है। अब ये जो मेरा उत्तर आता है, जो मूल्य आता है, इसे मुझे देखना है CF में। अब देखो मेरी CF ये जो बनी थी फ्रेंड्स, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये हो गया मेरा, यहाँ तक हमने देखा है। अब मुझे ये जो मेरा मूल्य आया है, इस मूल्य को मुझे कहाँ देखना है, मेरी CF में देखना है। ये मेरा जो 15.5 मूल्य आया है, इसे मैं देखूंगी CF में। ये मेरी CF है। अब ये 15.5 मूल्य कहाँ आ रहा है, देखो फ्रेंड्स 12 से तो बड़ा होता है ना, तो इसमें तो नहीं आएगा, यानी यहाँ तक नहीं आएगा। फिर इसके बाद ये 26, हाँ तो क्या हो जाएगा, इस श्रेणी में आ जाएगा। तो जिस CF में यह मूल्य आएगा, कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है 26 में। इस CF के सामने वाला आपका जो मूल्य होगा, जो x होगा, क्या होगा, ये 30। ये क्या हो जाएगी, मेरी मध्यिका हो जाएगी। तो इस सवाल में मेरी मध्यिका का उत्तर क्या होगा, 30। ये m = 30। आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या फ्रेंड्स? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो थम्स अप दें, कमेंट करें यस 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 मैम, यस समझ में आ रहा है, कुछ इस तरह से लिखते जाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है कि जब समूहित आंकड़े हैं और विविक्त श्रेणी हमारे पास है और हमें ज्ञात करनी है मध्यिका, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस श्रेणी की CF ज्ञात करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के बाद हम सूत्र लगाएंगे n + 1/2। तो जो मूल्य हमें प्राप्त होगा, उस मूल्य को हमें देखना है CF में कि वह कहाँ आ रहा है, और उस CF के सामने वाला जो मूल्य होगा, जो x होगा, वह क्या होगी, आपकी मध्यिका होगी। आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। बात करते हैं अब समूहित आंकड़ों में सतत श्रेणी में मध्यिका किस तरह से ज्ञात की जाती है। तो देखते हैं, अब ये जो हमारी सतत श्रेणी होती है, इसमें हमारा सूत्र होता है और वह सूत्र लगाकर हमें मध्यिका ज्ञात करनी होती है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें ज्ञात करना पड़ता है मध्यिका वर्ग। और मध्यिका वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं फ्रेंड्स, हम देखो कुछ इस तरह से वही करना है। हमें सबसे पहले क्या करनी है, CF ज्ञात करनी है, जो हमने पहले सीखा था। देखो पहले हमें लिखना है, वर्ग है हमारा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें 3, 7, 5 और 3। ये लिखा है हमने 3, 7, 5 और 3। फिर अब मैं ज्ञात करूंगी इनकी CF। तो देखो मेरी CF क्या है, सबसे पहले 3 आएगी, फिर दूसरा मुझे क्या करना है, इन दोनों का योग, यानी क्या हो जाएगा 7 + 3 = 10।
फिर उसके बाद हो जाएगा मेरा, इन तीनों को मुझे जोड़ना है, तो क्या होगा ये 3 + 7 + 5 यानी कि 15। फिर इन चारों को मुझे जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 3 + 7 + 5 + 3 = 18। ये और ये दोनों क्या होंगे, बराबर आएंगे, यानी कि आपकी बारंबारता का योग और आपके अंतिम वर्ग की संचयी बारंबारता क्या होनी चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। तो आपकी संचयी बारंबारता क्या होगी, सही होगी। ये तो हो गई बात हमारे CF की, कि हमने क्या ज्ञात कर ली, CF ज्ञात कर ली। अब हमें सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा क्या, मध्यिका वर्ग। कि हम मध्यिका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, तो मध्यिका वर्ग ज्ञात करने के लिए हम करेंगे n/2। फ्रेंड्स आप यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे n+1 नहीं करना है, हमें करना है n /2। n+1 होता है सिर्फ असमूहीकृत आंकड़ों यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी में और विविक्त श्रेणी में। सतत श्रेणी में जब हम मध्यिका की गणना करते हैं तो जो मध्यिका वर्ग हम ज्ञात करते हैं, तो मध्यिका वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें n/2 करना पड़ता है, और उस n/2 को करने पर हमें जो मूल्य प्राप्त होता है उस मूल्य को हम देखते हैं कहाँ, CF में। जैसे हमने देखा था लास्ट विविक्त श्रेणी में, उसी तरह से हम यहाँ CF में जाके देखेंगे, और उस CF के सामने वाला जो वर्ग होगा वह वर्ग ही हमारा क्या होगा, मध्यिका वर्ग होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ n/2 करने पर हमें जो आंसर आया वह आया है हमारा 9। इस 9 को हमने जाके देखा CF में कहाँ आ रहा है, इस 10 में आ रहा है। तो इस 10 CF के सामने वाला जो वर्ग है ये 20 से 30, ये क्या हो जाएगा, मेरा मध्यिका वर्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे सूत्र लगाना है, और सूत्र से मुझे क्या हो जाएगी, मध्यिका प्राप्त हो जाएगी। मेरा मध्यिका का जो सूत्र होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, L1 + n/2 - CF / F × H। L होता है, L1 होता है आपके मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, n/2 ये जो अपन ने निकाला था आपका सिग्मा F/2 - CF यानी कि आपके मध्यिका वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की क्या लेनी है आपको, CF। और यहाँ F का मतलब होता है आपके मध्यिका वर्ग की बारंबारता, और H का मतलब होता है यहाँ पे आपका वर्ग अंतराल। तो हम यहाँ पे सारे डेटास को यहाँ फिल कर देते हैं, कुछ इस तरह से करेंगे। देखो फ्रेंड्स ये पूरा यहाँ शो नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है अब हो जाएगा। तो ठीक है हम लिख रहे हैं, देखो हमारा जो सबसे पहला क्या है, वर्ग आया था हमारा 20 से 30, तो वर्ग की निम्न सीमा है हमारी क्या है, 20, ठीक है। फिर हमारा ये n/2 हमने जो निकाला था 9, ये 18/2। फिर उसके बाद मध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की CF, ठीक है ना, ये इससे पहले वाले वर्ग की जो CF है, ये है इसके पहले वाले वर्ग की CF क्या है, ये 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये लिख दिया है हमने, मध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की CF लिखी है हमने 3 लिखी है, ये 3। फिर उसके बाद मध्यिका वर्ग की F फ्रीक्वेंसी 7, और हमारा जो वर्ग अंतराल है कितना है, 10। फिर इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो जो आंसर हमें प्राप्त होगा वह क्या होगी, हमारी मध्यिका M, और हमारी मध्यिका आएगी 28.5। तो ये करी है बात हमने फ्रेंड्स समूहित आंकड़ों में सतत श्रेणी के अंतर्गत मध्यिका को ज्ञात किया है। अब आगे चल रहे हैं, हम आगे बात करेंगे कि इसकी बहुलक की बात कर रहे हैं, बहुलक की, कि बहुलक की गणना कैसे की जाती है। फ्रेंड्स वही बहुलक भी तीनों श्रेणियों में अलग अलग तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो जो श्रेणियां होती है वह पहली होती है आपकी असमूहीकृत आंकड़ों में होती है व्यक्तिगत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी में और विविक्त श्रेणी में क्या होता है, निरीक्षण विधि के द्वारा क्या की जाती है, बहुलक की गणना की जाती है। और क्या होता है, सर्वाधिक आवृत्ति वाला पद जो होता है वो क्या होता है, बहुलक होता है। और इस बहुलक को जो हम इंडिकेट करते हैं, कैसे करते हैं, इंडिकेट Z के द्वारा, ठीक है ना। Z जब लिखते हैं तो उसका मतलब होता है, क्या लिखा है हमने, बहुलक लिखा है। तो देखो फ्रेंड्स हम कर रहे हैं, सबसे पहले असमूहीकृत आंकड़ों में बहुलक की गणना किस प्रकार की जाती है। तो हमारे को जो ये दे रखे हैं, देखो कुछ चर दिए गए हैं, 400, 415, 405, 417, 415, 425, 415, 417 और 432। मैंने इसे पहले फ्रेंड्स आरोही क्रम में जमा लिया है। सबसे पहला मेरा 400, फिर 405, फिर ये 415, 415 और 415, ये 3 बार 415। फिर है मेरा 417, ये और 417, फिर 425 और 432। अब मेरा जो बहुलक होता है क्या होता है, सर्वाधिक आवृत्ति वाला पद। देखो 400 कितनी बार आया है, एक बार आया है, 405 भी एक बार आया है, लेकिन ये मेरा जो 415 आया है कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 417 मेरा 2 बार आया है, 425 मेरा 1 बार आया है, और जो 432 है वो भी कितनी बार आया है, एक ही बार आया है। तो सर्वाधिक आवृत्ति वाला पद कौन सा है, मेरा 3 बार आया है, और 3 क्या आया है, 415। तो मेरा Z = हो जाएगा क्या, 415।
तो मेरा इस श्रेणी का बहुलक क्या हो जाएगा 415। आई क्या बात फ्रेंड्स समझ में? मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक की गणना किस प्रकार की जाती है। तो फ्रेंड्स सर्वाधिक आवृत्ति वाला जो पद होता है ना, वो क्या होता है आपका बहुलक होता है। अब हम चलते हैं सामूहिक आंकड़ों में विविक्त श्रेणी की तरफ, कि जब आंकड़े क्या हो हमारे पास समूहित हो और हमारी जो श्रेणी है वह क्या हो विविक्त श्रेणी हो। फ्रेंड्स विविक्त श्रेणी क्या होती है? जब आपको दे रखा होता है एक्स और एफ, यानी आपको दे रखे होते हैं चर और उसके साथ दे रखी होती है फ्रीक्वेंसी, तो ये जो श्रेणी होती है हमारी ये कहलाती है विविक्त श्रेणी। लेकिन अगर आपको दे रखे होते हैं वर्ग और दे रखी होती है एफ फ्रीक्वेंसी, तो जब वर्ग दे रखे होते हैं तो वो श्रेणी होती है हमारी सतत श्रेणी। ठीक है ना? आप ये बात हर में ध्यान रखें, जब आप समांतर माध्य की गणना कर रहे हैं या आप मध्यिका की गणना कर रहे हैं या बहुलक की, चतुर्थक की, परसेंटाइल, किसी भी चीज की गणना कर रहे हैं ना, आपको ये बात तो हमेशा ध्यान रखनी ही है कि आप कौन सी श्रेणी के लिए गणना कर रहे हो। फिर उसके हिसाब से क्या होगा, सूत्र लगेगा आपका कि आप व्यक्तिगत श्रेणी या मतलब असमूहित आंकड़ों में कर रहे हो और समूहित आंकड़ों में कर रहे हो, तो क्या वो विविक्त श्रेणी है, क्या फिर वो क्या है सतत श्रेणी है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, विविक्त श्रेणी की। विविक्त श्रेणी मतलब क्या, आपको दे रखा होगा एक्स दे रखा होगा और एक आपको दे रखी होगी एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो वही हमारा जो निरीक्षण विधि द्वारा हम कर रहे हैं बहुलक की गणना, क्या होता है जिस पद की एफ सबसे ज्यादा होती है वही पद हमारा क्या होता है बहुलक होता है। तो हमारे को सिंपली यहाँ पे एफ में जाके देखना है, जिसकी एफ सबसे ज्यादा हो उसके सामने वाला पद हमारा क्या हो जाता है बहुलक। तो यहाँ देखो 5, 7, 14 और 4, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है 14 है, और ये जो 14 फ्रीक्वेंसी किसकी है 30 की है, तो हमारा जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा 30। फ्रेंड्स आपको ये बात समझ में आई होगी, सबसे इजी होता है बहुलक की गणना एज कंपैरिजन टू समांतर माध्य, और मध्यिका के कंपैरिजन में समांतर बहुलक की जो गणना होती है वो क्या होती है सबसे आसान होती है। बस जो असमूहित आंकड़े व्यक्तिगत श्रेणी होती है और समूहित आंकड़ों में जो विविक्त श्रेणी होती है, इनमें तो आप सीधा सीधा क्या बस देख के ही बता सकते हो कि हाँ ये बहुलक है। लेकिन इन जो सतत श्रेणी होती है ना, इसमें हमारे को थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है और हमें क्या मिल जाता है बहुलक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम समूहित आंकड़ों में सतत श्रेणी है और हमें क्या ज्ञात करना है बहुलक ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से है, तो हम देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं सबसे पहले। ओके, तो हमारा जो सतत श्रेणी हमें दी गई है और इस सतत श्रेणी में हमें जो दे रखे हैं वर्ग दे रखे हैं, हमारा पहला वर्ग है 0 से 5 से शुरू से लेकर ये जा रहा है 20 से 25 तक। तो हमने लिखा है ये देखो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। इसकी फ्रिक्वेंसी हमें दी है 5, 8, 10, 8 और 4, ये फ्रिक्वेंसी हमने लिख ली 5, 8, 10, 8 और 4। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बहुलक वर्ग का निर्धारण करना पड़ेगा, कि सबसे पहले बहुलक वर्ग का निर्धारण करेंगे और फिर क्या लगाएंगे हम सूत्र लगाएंगे, और उसके बाद क्या होगी हमारे बहुलक की गणना होगी। तो जब सबसे पहले हम बहुलक वर्ग का निर्धारण कैसे करेंगे फ्रेंड्स, जिसकी एफ सबसे ज्यादा हो, जिसकी एफ सबसे ज्यादा हो वो वर्ग आपका क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वही देखना पड़ेगा। एफ में देखो 5, 8, 10, 8 और 4, सबसे एफ क्या है 10 है, तो इस एफ के सामने वाला वर्ग हमारा क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो हमारा बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 10 से 15। अब ये 10 से 15 हमें क्या हो गया बहुलक वर्ग की प्राप्ति हो गई। तो इस बहुलक वर्ग के आधार पे हम क्या लगाएंगे, हमारा फॉर्मूला लगाएंगे और फिर क्या करेंगे बहुलक की गणना करेंगे। तो हमारा जो सूत्र होता है वो क्या होता है L1 प्लस D1 डिवाइड बाय D1 प्लस D2 मल्टीप्लाइड बाय H। L1 होता है आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, D1 होता है आपके बहुलक वर्ग की फ्रिक्वेंसी और बहुलक वर्ग के ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी का अंतर। ठीक है, और D2 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की फ्रिक्वेंसी और बहुलक वर्ग के बाद वाली फ्रिक्वेंसी का क्या अंतर, और H का मतलब होता है आपका क्या वर्ग अंतराल। तो अपन सोल्व करते हैं अब इसको फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारा जो बहुलक वर्ग था क्या आया था 10 से 15 बहुलक वर्ग आया था। तो ये तो हो जाएगी हमारी बहुलक वर्ग की फ्रिक्वेंसी, ये है हमारे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि 10, और आपका D1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ का अंतर यानी कि 2, और D2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ का अंतर यानी ये भी 2, और आपका वर्ग अंतराल यानी किसी भी वर्ग का अंतराल, क्योंकि यहाँ पे समान वर्ग अंतराल के वर्ग है तो ये वर्ग अंतराल है हमारा 5। अब इसको क्या करते हैं फॉर्मूला में रखते हैं। देखो हमने लिखा है
सबसे पहला है आपकी L1 है 10, ओके। फिर उसके बाद है D1 आपका 10 - 8, ये 10 और ये 8, ठीक है। फिर D1 वापस नीचे, D2 भी क्या है 10 - 8। देखो फ्रेंड्स ये क्या बोलते हैं, सेम टू सेम आ गया है, पर ये अलग ही होगा हमेशा, ये सेम होगा नहीं। मल्टीप्लाइड करना है आपको वर्ग अंतराल, तो आपका वर्ग अंतराल कितना है 5। तो हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। क्या आ रही है देखो, 2 / 2 + 2 × 5, और इसको आपको ऐड करना है 10 के अंदर। तो क्या आया है हमारा 5 × 2 10, 2 + 2 4, और तो ये हो गया आपका 10/4। और जब हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया है तो हमें जो बहुलक मिला है, क्या मिला है 12.5। फ्रेंड्स एक और मेथड होता है समूहन विधि, जिससे हम बहुलक की गणना करते हैं, लेकिन वो मेथड आपकी बुक में नहीं दिया है, तो हमने उसको सोल्व नहीं किया है। वो आने वाली कक्षाओं में आप उस मेथड से भी सोल्व करेंगे। और फ्रेंड्स इसमें जो चतुर्थक वाला पार्ट बचा है, उस चतुर्थक वाले पार्ट को हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में चतुर्थक सिर्फ असमूहित आंकड़ों के लिए ही दिया गया था। आने वाले जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें समूहीकृत आंकड़ों के लिए भी चतुर्थक की गणना को बताया गया है, तो हम उसके साथ उसे करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो ये चैप्टर होता है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स मेरे ये वीडियो आर्ट्स स्टूडेंट और कॉमर्स स्टूडेंट दोनों के लिए ही बहुत यूज़फुल है। तो मिलते हैं आने वाले भागों में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।